अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, आज जो जा रहा है सुबह सुबह कहीं पर भी, चाहे ऑफिस जा रहा है या फिर कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, किसी भी वजह से कोई किसी इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहा है, किसी दफ्तर चले जाएं कुछ पता करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों ने कहाँ से नहीं जाना ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया ऑफिस पहुंचने में। उसकी रीज़न ये थी कि ट्रैफिक इतना शदीद जैम है कि समझ में नहीं आ रही कि ट्रैफिक क्यों जैम है। मतलब जिधर से जाओ उधर ट्रैफिक जैम। ये आप हालात देखें, ये हालात हैं जी ट्रैफिक के। और ट्रैफिक जिस तरीके से जैम है, समझ नहीं आती कि इतना ट्रैफिक क्यों जैम है। और मतलब ये तो फिर भी कहीं नज़र आ रही है ना कि कोई जगह आपको समझ आ रही है। स्पेस जिस जगह पे मैं स्टक हुई हुई थी वो थी जी स्टेडियम रोड, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी, इतनी ज़्यादा कि समझ में नहीं आ रही। तो अगर आप इस वाली साइड से आ रहे हैं, स्टेडियम रोड वाली साइड से आ रहे हैं, तो बी केयरफुल। फिर आप जो है वो थोड़ा सा बच बचा के आएँ और थोड़ा सा बच बचा के निकलें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई अगर बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम 7 बजे सुबह सोकर उठते हैं, हम 8 बजे सुबह सोकर उठते हैं, या फिर जो है वो हमारी आँख 10 बजे खुलती है अपने अपने रूटीन के हिसाब से, लेकिन क्या आप लोग सुबह 4 बजे उठते हैं? और अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो क्या आपको पता है कि 4 ओ क्लॉक मैजिक हैपन्स? जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, ना सिर्फ वो सेहतमंद होते हैं बल्कि उनका दिमाग जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि समहाउ जो लोग 3 बजे से लेके 4 बजे तक के दरमियान उठते हैं वो एक पीसफुल माहौल में होते हैं। जो लेडीज़ होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वहाँ पर बड़ा सुकून होता है। उस टाइम कोई जो है वो शोर मचाने वाला नहीं होता। घर वाले जो हैं वो बड़ा पीसफुल होते हैं। ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली जो नहीं उठते 3 से 4 के दरमियान, वो सो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप 4 बजे के टाइम पर उठते हैं तो उसमें हमारे दीन में तो ऑब्वियसली तहज्जुद की नमाज़ भी है। तो तहज्जुद की नमाज़ से लेकर फजर तक एक रहमत का टाइम भी होता है, बरकत का टाइम भी होता है, और दुआएं भी आपकी यकीनी कबूल होती हैं। इसके अलावा भी क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि सुबह 4 बजे उठने से आपको मिल सकते हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह कामयाबी हासिल करते हैं कि जो लोग 4 बजे सोकर उठते हैं उनके पास बाकी लोगों की बनिस्बत 12 घंटे के बजाय 14 घंटे होते हैं। 7 से 8 घंटे नींद के बाद अगर कोई 4 बजे उठ रहा है तो ये समझें कि वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, क्योंकि ऐसी लाइफ बहुत सारे लोगों का ख्वाब होती है। जी हाँ, इंडिया में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स, इवन हॉलीवुड एक्टर्स, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स ये जो रूटीन है वो कंटिन्यू करते हैं। और पूरी दुनिया में 5 AM क्लब्स बने हुए हैं जिसमें वो लोगों को तरगीब दिलाते हैं कि आप भी हमारे 5 AM क्लब का हिस्सा बने। लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सुबह उठने के ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि 4 बजे उठने वाले लोगों का ग्रुप, 5 बजे उठने वाले लोगों का ग्रुप, और इससे आपको होते हैं ढेर सारे फ़ायदे। एक तो आप पीसफुल माहौल में होते हैं, सबसे ज़्यादा पीस आपको उस वक्त मिलता है। आपका जहन तेज़ काम करता है। फिर आपके जो 12 से 14 घंटे हैं, यानी दिन के 12 घंटे बाकी लोगों के पास, सुबह 4 बजे उठने वालों के पास 14 घंटे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होती है। फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो चेहरे का ग्लो है वो बढ़ता है। सुबह उठने वालों की स्किन जो है वो चमकती है, बशर्त ये कि वो 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर रहे हों। तो कम ज्वाइन 4 AM क्लब विद अस, और ज़रूर उठिए और प्रैक्टिस कीजिए सुबह जल्दी उठने की और रात को जल्दी सोने की। ये है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। रिसर्च भी ये कहती है कि सुबह उठने वाले लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग तेज़ चलता है, और उनकी जो प्लान है, जो शेड्यूल है, वो भी बड़े तरीके से तरतीब हो जाता है। इससे उनको स्ट्रेस बड़ा कम रहता है। जब आपके दिन भर के सारे काम प्लान हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा और आप खुश खुश उठेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जी क्या है, आगे बढ़ते हैं और आज आपको बताते हैं कि दुनिया भर में हमेशा इस तरीके से होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसी ख़ास बात होती है, एक ऐसा दिन होता है जो कि आपके लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्टफुल। और ये दिन क्यों आता है? ये दिन इसलिए आता है
ताकि जिस भी हवाले से, जिस भी मुनासबत से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप लोगों को ये बताया जा सके कि इस दिन की अहमियत क्या है। आप किसी जगह पर काम करने जाते हैं तो उस दिन की अहमियत क्या है। तो भाई आज जो दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है, यानी कि आज जो दुनिया भर में एक अवेयरनेस का डे है, आज दुनिया भर में जो आलमी सतह पर एक अवेयरनेस दी जा रही है, उस हवाले से मैं आज जिक्र करूंगी। और ये जो अवेयरनेस है ये इस हवाले से दी जा रही है कि दुनिया भर में आज काम पर हिफाजत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में आज काम पर हिफाजत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा जी, इस दिन जो है वो क्या क्या होता है, क्या किया जाता है इस दिन? ये है जी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड वर्कर्स मेमोरियल डे। और इसकी जो थीम है वो है कि जी आपने अपने आप को हेल्दी रखना है और सेफ्टी आपने रखनी है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एआई का दौर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फास्ट हो गई हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनको काम पर क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस दिन को मनाने का मतलब, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि आप जब काम पर मौजूद हों तो अपना ख्याल रखें। टेक्नोलॉजी कहीं आपको थका तो नहीं रही। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप चलते हैं, लेकिन क्या आपके थ्रू कोई ऐप चलता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? बहुत सारे लोग यूट्यूब बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ऐप्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम करते हैं, मगर कहीं ये टेक्नोलॉजी हार्मफुल तो नहीं? आपने ये तवाज़ुन कायम रखना है, आपने ये बैलेंस कायम रखना है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं नुकसानदेह तो नहीं है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है। ऐसा बहुत दफ़ा देखा भी गया, लोगों ने इस तरह से बहुत कंप्लेन भी की। एक कंट्री थी जहाँ की जो नर्सेस थी वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चल रही थी। एक जो राइडर था, डिलीवरी जो एक हाउस होता है जहाँ पर बहुत सारे राइडर्स काम करते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रहे थे। और टेक्नोलॉजी के थ्रू चलना भी चाहिए, लेकिन काम पर हिफाजत और काम के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का प्रेशर आप बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो लोग ये कहते हैं टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, टेक्नोलॉजी हमारे ख़िलाफ़ काम ना करे। अब ये ख़िलाफ़ काम कैसे करेगी? ये ख़िलाफ़ काम नहीं करती है, ये इस तरीके से आपके ख़िलाफ़ हो जाती है कि आपकी रूटीन और आपके ऐप्स की रूटीन, या आपकी रूटीन और बाकी जो आपके टेक्नोलॉजी बेसिस काम है उनकी रूटीन मैच नहीं करती। तो ऑब्वियसली वो तो एक मशीन है, वो तो एक टेक्नोलॉजी है, उसको स्ट्रेस नहीं होता, बट एक्चुअली आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब बनाते हैं, उनको कहा जाता है कि दिन में आपने 3 वीडियोस अपलोड करनी है। अब ये तो जो रूल है, ये तो जो एक सर्किल है वो यूट्यूब का है, लेकिन क्या वाकई आप दिन में अवेलेबल हैं? क्या वाकई आप दिन में 3 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? या वाकई आप बहुत सारे ऐप्स के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? तो अगर ये रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप चल सकते हैं तो ज़रूर चलिए। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आपके लिए थकन का बायस बन रही है तो प्लीज़ आप इसको बैलेंस कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दिए, बैलेंस कीजिए और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कीजिए, यानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कीजिए और इसको सीखिए, इसके ऊपर मज़ीद वर्क कीजिए। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी आज की वर्ल्ड इंटरनेशनल डे। अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और आज आपको बताएंगे कि किस अहम पर्सनैलिटी की आज बर्थडे है। सिटी अपडेट्स भी और टॉप स्टोरी भी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रही थी कि आज एक बहुत अहम पर्सनैलिटी है जिनका है बर्थडे। तो हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आज जो इनकी बर्थडे है उस पर क्या कहा जाए, क्योंकि अब ये हमारे साथ मौजूद नहीं है और ये एक बहुत ज़बरदस्त मेज़बान है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो पर्सनैलिटी हैं और ये हैं तारिक अज़ीज़, जो कि बहुत फेमस रहे अपने टाइम पर। तारिक अज़ीज़ 28 अप्रैल 1936 में पैदा हुए थे। वो एक शायर, सियासतदान और एक्टिंग के शोबे से भी वाबस्ता रहे। अच्छा, उनका जो क्विज़ शो था नीलाम घर, वो बहुत ज़्यादा मकबूल था आवाम में और उसके बाद फिर उनके शो का नाम जो है वो बज़्म तारिक अज़ीज़ कर दिया गया। और इसके अलावा वो अपनी आइकॉनिक जुमलों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इनके जो आइकॉनिक वर्ड्स थे वो थे, देखती आँखों सुनते कानों आपको तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। तो ये आज इनकी बर्थडे है और इस हवाले से हमने आपको किया अपडेट। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स शामिल करते हैं।
ट्रैफ़िक के मामलात तो मैंने आपको बता दिए थे कि भई आज ट्रैफ़िक है बहुत ज़्यादा जैम, अगर कहीं जा रहे हैं तो कर लें अच्छी तरह से प्लान। तो अब जो फ़्लाइट्स हैं, उनका क्या शेड्यूल है, फ़्लाइट्स जो है कौन-सी कैंसिल हो गई है, कौन-सी आ रही है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको बताते हैं कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर आज कौन-कौन सी फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख हुई होंगी। तो कराची से रवाना होने वाली 14 जो फ़्लाइट्स हैं, 241 13 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। अच्छा जी, इसकी कुछ तफसील इस तरह से है कि कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज़ ER 811 मनसूख, कराची से कोयटा फ्लाई जिना की परवाज़ 9P जिना की परवाज़ 851 मनसूख। अच्छा, कराची से बैंकॉक थाईलैंड की जो परवाज़ है TG 342 मनसूख हो गई है। कराची से बीजिंग एयर चाइना की परवाज़ 946 मनसूख हो गई है। कराची से जो है वो कुआलालंपुर की परवाज़ OD 136 मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर सीरीन एयर की परवाज़ ER 524 मनसूख हुई है। फिर उसके बाद कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर की परवाज़ जो है 502 मनसूख हुई है। अच्छा भाई, कितनी सारी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 143 मनसूख। उसके बाद कराची से जद्दा PIA की परवाज़ PK 761 831 मनसूख हुई है। कराची से सलाम कोट PIA की परवाज़ PK 156 मनसूख हुई है। और कराची से कोयटा PIA की परवाज़ PK 310 मनसूख हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जो सोने की कीमतें हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं। जल्दी से सोने की कीमतें बता देते हैं। आज भाई मंडे, आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी है। सोने की कीमत में जो है वो कमी हो गई है और आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता होकर $3,305 फी औंस तक गिर गया है। एक तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता हो गया है। एक तोला सोने की कीमत घटकर 3,48,700 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 2,833 रुपये सस्ता होकर 2,98,950 रुपये का हो गया है, जबकि एक तोला चांदी की कीमत 40 रुपये इजाफे से 3,497 रुपये की बंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा, इतनी आदत हो गई है हम लोगों को इस तरह की बातें करने की कि सोने की कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं कि अगर लिखा हुआ भी हो ना, तो एक दफ़ा अगर लिखा होगा ना कि ये सतह पर पहुंच गई, तो बंदा यही जहन में आता है कि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। व्हाटएवर द केस, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चिकन, मटन और जनाब अंडे, उनके क्या रेट्स हैं। तो मटन जो है वो 2,000 रुपये किलोग्राम है। फिर उसके बाद अंडे जो हैं वो 260 रुपये दर्जन है। चिकन जो है वो 650 है और बीफ और बछिया जो है वो है जी 1150। अच्छा, हमारी स्क्रीन पर भी ये तमाम तर चीज़ें पॉपअप हो रही होंगी। इसके अलावा बाकायदा तौर पर हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहते हैं। आप थोड़ा सा रुक करते हैं शॉपिंग पे कि भाई कपड़ों के मामलात में आप लोग कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक शॉपिंग हुई, कहाँ तक तैयारी हुई। सेल लगी हुई है और ये है 70% ऑफ। तो भाई फ़ायदा उठाएं, जल्दी जल्दी जाएं और सेल में से कपड़े ख़रीदें। खाड़ी पे लगी हुई है 70% ऑफ। अच्छा, इसके बाद जो है विमेन सेल जो है वो है तकरीबन 40% ऑफ और ये है लाइमलाइट पे जो ये सेल लगी हुई है। अब हम आ जाते हैं दालों पे, क्योंकि ये जो ग्रॉसरी है ना, ये करना बड़ा ज़रूरी होता है भाई। और आपको पता ही है कि सबसे पहले कौन सी दाल का जिक्र होगा, सबसे पहले माश की दाल का जिक्र होगा। और माश की दाल का जिक्र इसलिए होगा कि भाई मुझे माश की दाल बड़ी पसंद है और माश की दाल जो है उसके प्राइस हैं 405। फिर उसके बाद मूंग की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। फिर उसके बाद मसूर की जो दाल है उसके प्राइस हैं 250। फिर उसके बाद दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 340। फिर उसके बाद जो काबली चना है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। तो ये तो हो गई माश की दाल और उनके प्राइजेस। अब जनाब, अब हम अगर आपको बताएं और ये बताने की कोशिश करें कि मौसम के क्या हालात हैं, और मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, यानी गर्म हवाएं जो हैं वो सामने चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसमें आज दिन भर जो मौसम रहेगा उसकी अपडेट ये है कि 11 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 37 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 38 सेंटीग्रेड यानी 38 सेंटीग्रेड। ये तो है मौसम का हाल। अच्छा, मौसम का हाल तो मैंने आपको बता दिया। करेंसी की चाल भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि जो करेंसी के रेट्स हैं बड़े मैटर करते हैं कुछ लोगों के लिए, बल्कि बहुत सारे लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 183, कैनेडियन डॉलर है 201, यूरो है 320 और इसके अलावा कुवैती दिनार 915 पर। एंड नेक्स्ट वी हैव यूके पाउंड 375, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक जो है वो 317, यूएस डॉलर जो है वो 282 पर हैं। तो ये तो हो गए जनाब करेंसी रेट्स और वेदर का सारे मामला जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। गर्मी वाकई बढ़ गई है, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है।
हीट वेव भी है, लेकिन शाम को थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। अच्छा जनाब, मौसम भी बेहतर हो जाता है, मिजाज भी बेहतर हो जाता है और शो में एक ब्रेक भी आ जाता है। तो यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे अहम इशू पर, और अहम इशू ये है कि अगर देखा जाए तो जो हुकूमत से नहरों का मामला है, अब जो ये मामला चल रहा है इसके ऊपर देखा जाए तो मईशत जो है एक तरीके से मफलूज नज़र आती है, क्योंकि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर वाले हैं या फिर जो होलसेलर ग्रुप है पूरा, वो इस हवाले से जो है वो एहतजाज कर रहा है। और कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन सदर अब्दुल रईफ़ इब्राहिम ने हाईवे बंदिश पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पहले सुनवाती हूँ और उसके ऊपर फिर बात करने के लिए हमारे साथ कौन सी पर्सनैलिटी मौजूद है आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले आप ये ज़रा सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। परेशान हाल है, इंपोर्टर परेशान, एक्सपोर्टर परेशान। एक्सपोर्ट के आर्डर तकरीबन कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, जिसमें गारमेंट से, राइस से, मुख्तलिफ आइटम जो एक्सपोर्ट के हैं वो पोर्ट पे नहीं जा पा रहे। फैसलाबाद से निकले हैं, जो सिंध से निकले हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे? और आप चारों सूबे इसमें मुतासिर हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि हर चीज़ ही मुतासिर है। ग्रोसरी की हर आइटम, यानी आप समझ लें कि राइस से लेकर दालें, चीनी, कुकिंग ऑयल, और हमारे मवेशी जो बकरा ईद में आए हुए हैं वो भी मरने तक पहुंच चुके हैं। और उनका आलम ये है कि वो बहुत परेशानी में हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं, जो कैलेंडर जो साथ होते हैं 3-3 आदमी, वो वहीं आके 8 तो 12 दिन हो गए। और वजीर आजम साहब, वजीर बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब और सिंध के लोग भी अब सोचें कि हमने इस जेल को नहीं बनने देना तो नहीं बनने देना, ऐलान कर दें। वो बनना है तो बनाने का ऐलान कर दें, लेकिन इस तरह लटका के मसाइल नहीं हल होते। और मैं यही कहूंगा कि ये माहौल जंग का भी है, तो हर अवाम गर्दे दिल रखे कि ये अगर मईशत हमारी डूब रही है तो पाकिस्तान डूब रहा है। आए मिल के वतन अजीज की हिफाजत करें और खुदारा इसका नोटिस ले। ये जो धरनों में हजारों गाड़ियां, हजारों कंटेनर, खुदा का खौफ खाए और इसको अभी तारीखों पे तारीख ना दे। ये अल्लाह के वास्ते और रसूल के वास्ते और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मैं अपील करता हूं कि सर, पाकिस्तान नाजुक मोड़ में है, आप हमारी हिफाजत पे मामूर हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं आपके नारे का खराज तहसीन पेश करता हूं, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैंने देखा आपका नारा और मैं आपको सलूट पेश करता हूं। देखिए ये पूरा तो आपने सुना कि किस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरीके से ये बात कर रहे थे। और एक बात जो उन्होंने आखिर में की ना कि हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल हमारी तरफ से भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अच्छा, इस हवाले से कुछ और भी रिजर्वेशन हैं जो कि उवैस एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की है। ज़रा ये सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। एक हफ्ते से जायद वक्त गुजर चुका है, सिंध में रोड्स ब्लॉक है, ना कराची से आने वाली पंजाब को ट्रैफिक चल रही है, ना पंजाब से जो सिंध को जाने वाली ट्रैफिक है वो चल रही है। धरने वाले एहतजाज करके बैठे हैं नहरों के खिलाफ। हालांकि वो मामला हल हो चुका है, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, वजीर आला सिंध ने ऐलान कर दिया, बिलावल भुट्टो साहब ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खुल रहा। हमने आर्मी चीफ से अपील की है, हमने प्राइम मिनिस्टर से अपील की है, हम रियासती इदारों से मुतालबा करते हैं कि हमारी हजारों गाड़ियां वहाँ पे फंसी हुई हैं, हमारे ड्राइवर्स को वहाँ पे खाना भी असर नहीं है, उन्हें सिक्योरिटी के खदशात है वहाँ पे, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे कोयले की लोड गाड़ियां खड़ी हैं जिनको आग लग रही है, कोयला गर्मी की शिद्दत की वजह से उसको आग लग जाती है, गैस पैदा होती है, तो गाड़ियां जल सकती हैं। वहाँ पे ऑयल टैंकर्स खड़े हैं हजारों की तादाद में। खुदा ना खास्ता वहाँ पे टैंकर्स को किसी को आग लग जाए, किसी गैस के बॉक्सर को आग लग जाए, तो उससे ऐसा सानिया हो सकता है जिसमें कीमती जानों का नुकसान होगा। तो हमारी हुकूमत, हमारे रियासती इदारे न जाने इसी किस्म के किसी साने का इंतजार कर रहे हैं कि वो होगा तो ये होश में आएंगे। हम बारहा मुतालबा कर चुके हैं, मीडिया के जरिए भी हुकूमती नुमाइंदों से दरख्वास्त कर चुके हैं और अपने ज़ाती असर रसूख से भी हमने कोशिश की है कि हुकूमत इस मामले में इंटरफेयर करे, रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी को समझे, इससे पहले कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आ जाए जिसमें इंसानी जिंदगियों का ज़िया हो। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस मामले में मदाखलत करें, अपना किरदार अदा करें और रास्ते खुलवाएं।
खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया या कोई इंसानी अलमिया वहाँ पे पैदा हो गया तो फिर भी आपने हरकत में आना है, फिर भी आपने अपनी जिम्मेदारी को देखना है। तो उससे पहले आप इंटरफेयर करें, रास्ते खुलवाएं, रियासती अदारे एक्टिव हो, हमारे ड्राइवर जो वहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हैं उनकी मदद की जाए, उनको अपने घरों में आने दिया जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अगर हम गाड़ियाँ वापस भी मंगवाना चाहें तो रश में इस तरह फंस चुकी है कि हम उनको वापस भी मंगवा सकते हैं। मेरी अपील है तमाम हुकूमती इदारों से कि एक्टिव हो। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस इंसानी अलमिया का इस साने से हमें बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो आपने ओवैस एडवोकेट साहब की रिजर्वेशन सुने और इससे पहले अब्दुल रहीम इब्राहिम साहब जो हैं वो भी इन्हीं रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे थे। क्या सूरत हाल है, ये मसला कैसे हल होगा, इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, पॉलिसी एडवाइज़र हैं, बोर्ड चेयरमैन FPCCI। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ठीक ठाक। अशरफ भाई वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अच्छा, अशरफ भाई जो है ना उनके तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज उन्होंने क्या कुछ कहना है। सर ये बताएं कि ये इतना अहम, इतना इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है, अभी आपने सुना कि जिस तरीके से ओवैस एडवोकेट ये बात कर रहे थे कि भाई हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो टैंकर्स खड़े हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर लोग स्टक हैं, मवेशी जो हैं जो लाए गए हैं बड़ी ईद के लिए वो मरने को आ गए हैं, वो अपीलें कर रहे हैं, वो कह रही जी 2 तारीख तक जब फैसला होगा तब होगा, तब तक क्या होगा, फिलफौर कोई एक्शन लिया जाए। क्या सूरत हाल है सर, क्यों इतना स्टक है सारा कुछ? जब ऊपर के लेवल पर चीज़ें तय होने जा रही हैं तो नीचे फिर ये इस तरह से लोगों को क्यों तकलीफ दी जा रही देखें, है? बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने जब आपस में मीटिंग की, जी। 2 पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां भी हैं और हाँ। एक हुकूमत में है और एक सिंध हुकूमत में जी। है। और जब उनकी आपस में मीटिंग हो के और सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई कि नहरें नहीं बनने जा रही और जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा उस वक्त तक ये नहीं होगा। सही। तो जब ये बात हो गई तो अब उसके बाद तो वहाँ धरने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। हाँ। और फिर भी वो धरना कंटिन्यूड है और हाँ। उसको अब गालबन 11-12 दिन हो गए हैं। और ये 11-12 दिनों का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको कोई 12 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अब ये 12 अरब रुपए का नुकसान जो है 12 अरब रुपए का नुकसान या, हो चुका है। और ये जो नुकसान है ये हाँ। किसका है? ये ज़ाहिर है लोगों का है, गरीब हाँ, लोगों का बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह उनके रहे हैं। रोज़गार का लॉस हो रहा है, हाँ। उनके कारोबार और उनकी लाइवलीहुड उसका लॉस हो रहा है। सही, ठीक है ना? सही। एक तो ये लॉस। सही। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ये सारा जो सामान रुका हुआ है रास्ते में, हाँ। जाने वाला भी और आने वाला भी, हाँ। तो इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी तकरीबन 1 से सवा अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी सवा अरब डॉलर का मतलब यह है कि तकरीबन 300-400 अरब रुपए का वो नुकसान है अच्छा। और जो लोकल नुकसान है वो जी, जी। 11-12 अरब रुपए का है। सही। तो बात यह है कि अगर हम इस तरीके से हरकतें करते रहेंगे जी। और चीज़ को समझेंगे नहीं और ना समझी का सबूत देंगे तो ये तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अब इसके लिए बात यह है कि सोसाइटी में हमेशा कुछ नोटोरियस एलिमेंट होता है। एहतजाज करना देखें सबका हक है, हाँ। एहतजाज आप करें, मगर आप दूसरे का काम तो नहीं रोक सकते ना। स्टेट का काम भी आप नहीं रोक सकते, ट्रैफिक को आप नहीं रोक सकते, कारोबार को आप नहीं रोक सकते। लेकिन एहतजाज की आड़ में इस तरीके से सड़कें ब्लॉक कर देना सही। और ज़रूरियात ज़िंदगी और तमाम चीज़ों को अगर आप ब्लॉक कर दें तो ये तो कोई एहतजाज नहीं है। हाँ। और ये गैर कानूनी एहतजाज जी, है। जी, जी, जी। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरवीन करे और एटलीस्ट जिन्होंने एहतजाज करना है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, वो सड़क के किनारे खड़े होकर अपना एहतजाज करें। सही। लेकिन सड़कें रोकना, ब्लॉक करना, ट्रैफिक को रोकना, ये तो एंटायरली इलीगल है और इसको सही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करे और इनको रोके। सही। अच्छा, जिस तरीके से सर अभी आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज करें, पूरी दुनिया में ये रिवायत भी पूरी दुनिया में है कि बड़े से बड़ी अगर बात भी हो तो ऑब्वियसली उसमें आप पुरअमन एहतजाज ही करते हैं, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, आप अपने रिजर्वेशंस जो हैं वो बता देते हैं। बट समहाउ आप मुझे ये बताएं कि अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो सिचुएशन है, इन लोगों की जानिब से बार बार रिजर्वेशंस आ रहे हैं, इन लोगों की जानिब से बार बार जो है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कभी बयानात दिए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है? वाकई इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है जिस तरीके से बताया जा रहा है, या क्या है अभी? क्योंकि अभी देखें ये 2 तारीख के बाद फिर चीज़ें मूव ऑन होंगी, फिर उसके बाद वो अपने प्रोसेस से आगे बढ़ेंगी। मीनवाइल यहाँ पर क्या सिचुएशन रह सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट यही तो बात है ना। बात यह है कि देखें, एक फोरम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ। कि जिसमें उन्होंने जाके उसका फैसला करना है। हाँ। ठीक है, वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है, हाँ। उसमें फैसला होना है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे हाँ। और वहाँ इत्तफाक राय से फैसला हो जाएगा। ठीक हाँ। है,
अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोल्यूशन मौजूद है। जी, अब जी। आप उसके ऊपर डिपेंड करने की बजाय हाँ। अगर आप कानून को अपने हाथ में लें और ये कहें कि जी माइट इज़ राइट, जो मैं जी। सोचता हूँ वो ठीक है, और हाँ। मैं अपने साथ 100 बंदे लेके हाँ। अगर सड़क के ऊपर आगे बैठ जाऊँ हाँ। और मैं पूरे मुल्क को पैरालाइज कर दूँ, हाँ। तो ये तो उस चीज़ का हल नहीं है। फिर ये हाँ। मुल्क कैसे चलेगा? इस तरह तो एक मोहल्ला नहीं चल सकता, एक घर हाँ। नहीं चल सकता, हाँ। तो फिर एक मुल्क कैसे चलेगा? सही। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक तो इन लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए, सही। इनको इस चीज़ को समझना चाहिए, हाँ। और अगर ये नहीं समझते तो फिर जो दूसरा तरीका स्टेट के पास होता है, फिर स्टेट को वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ आप देखें कि इसमें सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं जी। वो मुल्क की, एक तो मुल्क की नेकनामी एट स्टेक है, सही। पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का जो इमेज है वो हाँ। टारनिश हो रहा है कि जी पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स पता नहीं कर सकता है। यानी पॉलिटिकल से हट के जी। मैं सिर्फ इकनॉमी की बात कर रहा हूँ ठीक। कि हमारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो ये देखते हैं कि जी ये इनके यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई गड़बड़ रहती है, गड़बड़ रहती है। कभी यहाँ धरना, कभी वहाँ कभी वहाँ धरना, धरना, कभी ये, बिल्कुल कभी सही वो। कह रहे हैं सर। यानी तो- कि आप यकीन करें, इंटरनेशनली लोगों को जब आप चीज़ें बता रहे होते हैं या आप किसी दिन कोई इवेंट का भी बता रहे होते हैं ना, तो उस दिन भी कहीं ना कहीं कोई एहतजाज हो रहा होता है, कोई ना कोई ऐसा क्योस क्रिएट होता है कि आपको लोगों को इंटरनेशनली जवाब देना जो है वो इसमें एक मुश्किल हो जाता बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड इसका ये है कि पाकिस्तान पहले जब तक तो ये सिचुएशन थी ना कि जी पाकिस्तान आज फॉल कर रहा है, कल हाँ। फॉल कर रहा है, और हाँ। उसमें ये सारी इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी। जी। अब पाकिस्तान उन चीज़ों से निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। और पाकिस्तान अब जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन में है। इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है, बिजली के सही। रेट कम हो रहे हैं, मार्कअप के रेट कम हो हाँ। चुके हैं और कम होने जा रहे हैं। सही। और फिर ये कि हमारी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है माइंस एंड मिनरल्स की, माइंस एंड मिनरल्स तो वाली, उसमें yes। भी आर्मी चीफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से लोगों को बोला है, फिर जिस तरह पे दर पे गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, हाँ। उनके साथ MOU साइन हो रहे हैं, और लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो रही हैं। अवेलेबल और पाकिस्तान दुनिया में एक अपना अच्छा मकाम बना रहा है। अभी आप ये देखिए कि जो इंडिया ने जो हमारे साथ एस्केलेशन की है, जी। तो उसमें भी इंटरनेशनली भी इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोई सपोर्ट नहीं मिले उनको, तो वो तो अब rather- इस बात के ऊपर जो है ना वो लोगों को कायल करने में लगे हैं, उनके पास तो कोई सबूत नहीं है, कोई हाँ, स्ट्रॉन्ग अब एविडेंस रादर नहीं है ये उनके कि पास तो, अब जी। लोग ये समझ रहे हाँ। हैं कि ये इन्होंने खुद ड्रामा रचाया है, हाँ। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हाँ। अब पूरी दुनिया ये चीज़ समझ रही है। यानी इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो हालात हैं, चाहे जी। वो इकोनॉमी के हों, एक्सपोर्ट के हों, हाँ। हर लिहाज से या पॉलिटिकल हों, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है। सही। लेकिन इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हम हैं? पाकिस्तान में अंदर बैठ के जो हरकतें कर रहे हैं, उससे मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान फ्लरिश करे, पाकिस्तान की इकॉनमी आगे जाए, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल का काम चले, पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिले, पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत कम हो, महंगाई कम हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान जिस तरीके से फ्लाई करने लगा है, टेक ऑफ करने लगा जी। है, तो उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से उसको जो है ना Destabilize सबवर्ट किया करने जाए, की हाँ, सही, कोशिश हाँ, की जा रही है, सही। और कभी इस तरह, कभी उस तरह, कभी उस तरह। तो ये एक जो माहौल बनाया जा रहा है, हाँ। मुझे लगता ये है कि ये सीधा सीधा माहौल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है। तो इस एंगल को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ठीक है अशरफ भाई, जिस तरीके से अभी सर ने बात की और जाहिर साहब यही कह रहे हैं कि माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है, कुछ बैकडोर से चीज़ें भी हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? क्योंकि अभी आपने सुना कि इन जैसे कई और भी ऐसे लोग हैं जो कि इसी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। अब तो वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारा ये मसला हल करवा दें। वाकई इतना क्योस है? वाकई इतना मसला हुआ है? देखिए, मसले की बात करें तो मैं जब अभी आप उनके शॉर्ट्स चला रही थी जी। तो मैंने जाहिर साहब ने मुझे देखा, मैंने हाँ, उनको देखा, बिल्कुल। क्योंकि कंसर्न देखें कि इस वक्त सबको पता है कि एक हायर लेवल पे ही जाएं। सही। आप देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिमांड करें, इट्स मीन कुछ है। तो अब मसला ये है कि आप सोचें कि मैंने दिया जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का ख़त जो हुकूमत पाकिस्तान, मतलब यानी कि तमाम ऑयल कंपनीज जो हैं फ्यूल सप्लाई करती हैं, हाँ। उनका कंसर्न लेटर गया है। हाँ। यानी 1000 ऑयल टैंकर रोड पे फंसे हुए, 1000, क्योंकि यहाँ से जाता है ना माल तो जी, सारा। जी, 1000 ऑयल टैंकर रोडों पे फंसा हुआ है, पहला ये, फिर कंटेनर फंसे हुए हैं, फिर पेरिशेबल आइटम यानी फ्रूट्स वगैरह, सब्जी और वगैरह जो डे एक्सपोर्ट फर्स्ट करते से हैं। ही अशरफ भाई, तो ये बात डे फर्स्ट से ही कर रहे हैं, सारी रिपोर्टिंग, सारी खबरें जो है वो सिटी 21 आपको डे फर्स्ट से ही बता रहा है। तो अशरफ भाई, इन लोगों की जो रिजर्वेशन है, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसके ऊपर अभी कोई नहीं नज़र आता कि कोई इम्प्लीमेंट होगा, या जिस तरह से ये कह रहे हैं कि फिल फॉर ये मुतालबा हमारा माना जाए, फिल फॉर ये मसला हल किया जाए, बिल्कुल
देर ना लगाई जाए, ये मसला जो है वो मवेशियों का है, ये मसला जो है वो ग्रोसर्स का है, ये मसला जो है वो इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पंजाब से सिंध में कुकिंग ऑयल मंगवाना है तो वो भी नहीं आएगा, पेट्रोल भी जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो इतनी जो है वो रिजर्वेशंस का इजहार जैसे करें। मियां जाहिद साहब ने बोला कि आपको एहतजाज करना है, लेकिन ये शहरक है, आपको आप शहरक समझती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लॉजिस्टिक जो है पूरे मुल्क की सप्लाई चेन की कंट्रोल सही, करता है। हाँ। अब होलसेल ने क्या कहा, दालें ये जो आप खाती हैं दालें, ये वो जी, सब्जियां भी बिल्कुल। सिंध से आती हैं, बाकी वो सारा, तो वो जब सब रुक जाएगा तो प्राइस क्या आ जाएगी। हमारे यहाँ माफिया ऐसे हैं, नॉर्मल प्राइस पे उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखें, जब शॉर्टफॉल होगा पंजाब में गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी, फिर पब्लिक और उस पंजाब साइड पे भी जो है जहाँ फ्यूल नहीं पहुँचेगा उनके कंसर्न शुरू होंगे। अब मेन ये कि आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बाय हुक और बाय क्रुक जो भी फैसला करना है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मईशत का पहिया नहीं रुक सकता है। क्योंकि कराची में आप सोचे 7 इंडस्ट्रीज होने, और 7 इंडस्ट्री अलायंस के सदर भी हैं ना। अब 7 इंडस्ट्रीज 24,000 सनतें हैं सबा, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जोन यहाँ है। 24,000 सनतें छोटी बड़ी, और लाखों रोजगार देता है, पूरे मुल्क से लोग आते हैं। अगर उसका पहिया रोका तो इट्स मीन आप दुनिया में किसी मुल्क में भी देखें, मईशत का पहिया कोई नहीं रोक सकता है, मगर ये वाहिद मुल्क है यहाँ जब उनकी मर्जी आती है मईशत का पहिया रोकते हैं, अपना एहतजाज कहते हैं देखो हमने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर स्क्रीन पे बोल दिया, फिर 2 दफ़ा जलसे हो गए। तो आप बैठ जाएं, वो कह रहे हैं हम खड़े में। उन्होंने इतनी बड़ी धमकी दे दी कि ये केनाल वाला मामला रेड लाइन है, क्रॉस करोगे हम हुकूमत से बाहर चले जाएंगे। सही, तो दिया फिर थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए इस मामले पे कि नहीं, थिंग्स विल गो ऑन और चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा देखा नहीं जा रहा। अच्छा सर, जिस तरीके से अशरफ भाई ये बात करें, बहुत अच्छी बात अशरफ भाई ने, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आपको पता है कि इनफैक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा वोकल होके जलसे में भी ये बात कर दी। वैसे भी पीपल्स पार्टी का यही स्टांस है कि भाई हम इस मसले से निकल आएंगे, ये मसला सॉल्व हो जाएगा। क्या फिर इतने सारे रिजर्वेशंस आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं तो ये सिंपल देख रहा हूँ इसको कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हरकत है, कुछ ना कुछ साजिश है। आप देखें, ये लोग अगर सिंध के हकूक़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंध के हकूक़ में आप देखें कि इस वक्त जितनी पेरिशेबल सब्जियां, फ्रूट जो सिंध में पैदा होता है, वो कराची उनकी एक मंडी है, ठीक है, तो कराची मंडी में वो नहीं आ रहा, वो रास्ते में ज़ाया हो रहा है। वो किसका नुकसान है? सिंधी काश्तकार का नुकसान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चावल पैदा होता है और चावल एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट रुकी हुई है, वो किसका लॉस हो रहा है? वो सिंध वालों का नुकसान हो रहा है। तो सिंध के नाम पे आप नहरों के ऊपर खड़े हैं और सिंध का आप नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस शाख पे, जिस दरख्त की शाख पे आप बैठे हैं, उसी शाख को आप काट रहे हैं। तो ये कहाँ से सेंसेबल बात है? तो ये कोई आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो अपना ही नुकसान कर रहा हो और उसी स्लोगन भी यही होगा जी मैं सिंध के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अहम काना बात है, बेवकूफ़ी की बात है। एक तो लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है, जो मॉब मेंटेलिटी होती है, अगर 200, 400, 500 लोग जो हैं अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें जो है 200 बंदा जो है वो तो शायद इन चीज़ों को नहीं समझता, वो मासूम होता है, लेकिन 150 बंदा जो है वो उसमें कल्प्रिट भी होता है, जो जानबूझ के लोगों को वर्गला रहा होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो जो लोग वर्गला रहे हैं, एक तो उनको सख्ती से टैकल किया जाए, और जो मासूम लोग हैं उनको ये समझाया जाए कि ये सिंध के हकूक़ के ऊपर जो सिंध का नुकसान कर रहे हैं, सिंध की सब्जियां ज़ाया करवा रहे हैं, सिंध के जो जानवर यहाँ आने हैं कुर्बानी के लिए उनको भूखा मार रहे हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट होनी है उसका नुकसान कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इनका बयानिया बिल्कुल गलत है, और सिंध के नाम पे ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, और इनका यानी काम कुछ और कर रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। तो ये एक तो लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अपना बयानिया बनाने की ज़रूरत है, मीडिया को अपनी बात करने की ज़रूरत है कि जो सेन वॉइसेस हैं उसको आना चाहिए सामने और बताना चाहिए कि नहीं, ये जो मुकदमा सिंध का पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत पेश कर रहे हैं, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को भी आगे आना चाहिए, हुकूमत को भी आगे आना चाहिए, और जहाँ इसका पोर्शन लॉ एनफोर्समेंट का है वहाँ भी उस चीज़ को पूरी तरीके से हरकत में आना चाहिए। बिल्कुल, सबको मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि ये मसला बहुत ज़्यादा आगे ना जाए, और ये जो क्योस की सूरत हाल है ना, एटलीस्ट ये ख़त्म हो जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है और पाकिस्तान कैसे जवाब दे रहा है।
वेलकम बैक। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि इंडिया की जानिब से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि जब पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है तो पूरी दुनिया में इंडिया के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो क्या जवाब दे। एक के बाद एक कोई इल्ज़ाम, एक के बाद एक कोई हरकत। अभी आपको बताते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब वहाँ पर इस मसले से रिलेटेड जो भी मुसलमान सवाल उठा रहे हैं पहलगाम वाक़ये के ऊपर, तो हुआ ये है कि पहलगाम वाक़ये पर सवाल उठाए लोगों ने वहाँ पर, और सोशल मीडिया पर कई सारे सवालात पूछे कि भाई ये सारा कुछ क्या हुआ। तो वो जो मुसलमान थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने सवाल क्यों पूछा। अच्छा, पहलगाम वाक़ये पर तनकीद करने पर भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और अब तक 3 मुख्तलिफ रियासतों से 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। पुलिस ने भारत की 3 रियासतों आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में कम अज़ कम 25 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में एक MLA के अलावा सहाफ़ी, तलबा, वकील और रिटायर्ड असातिज़ा भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां सोशल मीडिया पर पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने पर की गई हैं। आसाम में 16 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर इंडिया में कि जो मुसलमान इस वाक़े के मुतालिक अगर सवाल भी उठा रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है कि आपने जनाब सवाल क्यों पूछा। अच्छा जनाब, एक और खबर और बड़ी खबर है जो आपके साथ में शेयर करते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है, और ये कह रहा है अमरीकी अखबार। जी हाँ, ये अमरीकी अखबार की खबर है और वो ये बता रहे हैं कि जो भारत है वो इस तरह के हीले बहाने बना रहा है, इस तरह के केसेस बना रहा है कि पाकिस्तान पर वो अपना केस बना सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। इस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी, और अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा है कि उनकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के चेहरा शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए हैं, जबकि यही एक तासुर दिया गया है कि अब तक वो कामयाब ही नहीं हो सके, उनके पास किसी किस्म के ठोस शवाहिद ही नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम उन्होंने बड़े मज़े से जो है वो लगा दिया है पाकिस्तान पर। सर, ये है सूरत हाल, और जो करंट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की कि अगर कोई सवाल उठाए तो उसको कहते सवाल क्यों पूछा। अगर कोई जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई सिफारतकारों की तो उसमें उनके पास ठोस शवाहिद नहीं है, और बातें कर लें आप जंग की और बातें कर लें आप भड़कियों की। क्या सूरत हाल देख रहे हैं करंट इसमें, मईशत और दीगर लोग और क्या क्योस क्या चल रहा है सर? देखिए, उनका जो बयानिया है या उनका जो केस है जो बिल्ड किया है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, वो बोगस है। ठीक है? सही। अच्छा, चूंकि वो बोगस है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर कोई उठाता है, कोई सेन आवाज़ उठती है और वो पूछते हैं कि भाई ये ऐसा तो नहीं ऐसे है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। सही। वो नहीं चाहते कि वो इस तरीके से उनकी पोल खुले। अच्छा, अब बात यह है कि इसके मतलब हो क्या रहा है इसमें देखना ये है। ठीक है, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो कुछ भी किया, हिमाकत है, मैं तो समझता हूँ। ठीक है, उन्होंने वहाँ मुसलमानों की आवाज़ दबाने के लिए कश्मीर में जैसे उन्होंने ब्लास्ट किए हैं वहाँ पे लोगों के घर, मासूम लोगों के, तो मुसलमानों से जो मोदी की जहनीत है कि मुसलमानों से उन्होंने इंतकाम लेना है, उनको नेस्तो नाबूद करना है, तो उनका मेन एजेंडा जो है इस वाक़े की आड़ में, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसकी आड़ में ये उनका एजेंडा है। सही, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब लेकिन ये कि इसके उनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जो उन्होंने ये पहलगाम में जो वाक़या किया है उसके नतीजे में जो फर्स्ट जो उनको रद्द अमल आया है, वहाँ से वो 22,000 तकरीबन टूरिस्ट थे, वो सब वापस चले गए। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो बड़कियाँ लगाई कि जी हम आपका पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारा पानी रोकेंगे, हम आपकी फ़्लाइट्स का रास्ता जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, एयर जोन बंद कर दिया। उन्होंने एयर जोन बंद कर दिया। उसके नतीजे में उन्हें $400 मिलियन का डेली नुकसान उठा रहे हैं, और उनकी जो फ़्लाइट्स हैं उनके 2-2 घंटे के टाइम बढ़ गए हैं। ठीक है, ये उनको इमीडिएट उसका रिस्पांस या लॉसेस ये उसको होना शुरू हो गए। तीसरी बात जो है वो ये है कि जैसे आप ज़रा देखें कि पिछले 75 साल से इंडिया पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रहा है मुख्तलिफ हिस्सों में, उससे पाकिस्तान में ये तासुर होता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, और उस वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब वही तासुर जो है इंडिया के बारे में हो गया कि इंडिया जो है वो इनस्टेबल है, और इंडिया में किसी वक्त भी जंग हो सकती है, किसी वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ सकते हैं, किसी वक्त भी कुछ और बड़ा वाक़या हो सकता है। ठीक है,
तो एक तो वहाँ पे जो टूरिज्म है हाँ वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे सर, इंडिया में मकबूजा कश्मीर में टूरिज्म जो उनका कश्मीरी मुतासर जो हुआ है। कमाते ही टूरिज्म से हैं वो बेचारे बड़े मुतासर हुए हैं, क्योंकि फॉरेन अगर आप- इन्वेस्टमेंट जा हाँ, रही है वहाँ से, बिल्कुल, जो हाँ, फॉरेन कंपनीज हैं जी। वो वहाँ से जा रही हैं, वो सोच रही हैं कि ये खित्ता जो है वो इनस्टेबल है, हाँ। तो हम यहाँ से निकलें। यहाँ से तो निकलें। इस तरीके से इंडिया को ये सारा ड्रामा करने से जो पहला नुकसान हुआ है हाँ। वो ये हुआ है कि सही। उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रही है, उनके हाँ। यहाँ से टूरिज्म जा रहा है, उनकी फ़्लाइट जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है। सही। तो ये जो है ये उनको नुकसानात हैं, इंटरनेशनली भी उनका एक फेस जो है सर, ये कि उन्होंने इंडिया की जो गीदड़ भपकियां हैं, ये क्यों इतनी ज़्यादा ये भपकियां मारते हैं, भड़कियां मारते हैं, सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखें जो इन्होंने हमारे सिफारतकारों को, जो हमारे एम्बेसडर्स को डिमार्श दिया, उसमें इन्होंने ये वाटर ट्रीटी वाला इशू मेंशन नहीं किया हुआ, रिटन में नहीं दिया हुआ, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से क्यों ये ट्रिक्स प्ले करते हैं, इस तरीके से ये क्यों दुनिया को दिखाने के लिए भपकियां मारते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। क्योंकि जब जब इन्होंने भड़कियां मारी हैं, जब जब इन्होंने मुंह की खाई है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, या कोई मोदी को जो है वहाँ पर बहुत सारे अपने अवाम के बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, या जो मोदी सरकार है उसको हमदर्दी हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बातें ही करनी पड़ती हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि वहाँ बिहार जो उनकी रियासत है जी। वहाँ पे इलेक्शंस हैं और मोदी की पार्टी वहाँ पे हार रही है। सही। तो एक तो वो चाहते हैं ये है कि वहाँ की जो पब्लिक है, हिंदू पब्लिक है, उनको हमदर्दियाँ उनकी गेन करें, ये तो एक लग रहा है। हाँ। लेकिन इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बड़ा डैमेजिंग है, और उससे इंडिया को अब तक मैं समझता हूँ कि कई अरब डॉलर का उनको नुकसान हो चुका है। उनकी एक्सपोर्ट के हवाले से उनको नुकसान हो चुका है, उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उनके यहाँ टूरिज्म के हवाले से उनको नुकसान हो चुका है, और फर्दर ये एग्रीवेट हो रहा है, डे बाय डे उसमें इजाफा हो रहा है। तो जितना वो पाकिस्तान के साथ इस तरह से करेंगे उतना उनको और मज़ीद लॉसेज होंगे। और एक बात और है कि देखिए, या तो यह है कि आप पाकिस्तान के साथ तब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जब आप पाकिस्तान को हरा सकते हो, या पाकिस्तान को आप दबा सकते हो। ठीक है, अब पाकिस्तान माशाल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है, अब पाकिस्तान को आप दबा तो सकते नहीं है, ना उसको डरा सकते हैं, ना उसको हरा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बावजूद जब ये इस तरह का वेंचर आप और एडवेंचर अगर आप करते हैं तो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। और इंसान बेवकूफ़ कब होता है? बेवकूफ़ उस वक्त होता है जब वो गुस्से में होता है। तो अब वो जो मोदी साहब हैं वो इस वक्त इंतहाई गुस्से की हालत में है, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, और वो अपने ज़हनी कैफियत उनकी जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो वहाँ पे उनका जो है चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल चेकअप होना चाहिए, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या इतनी बड़ी रियासत को एक बंदे के इस किस्म के जो डिज़ाइन है और अज़ाइम है, क्या उसके हवाले कर देना चाहिए? तो ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में जैसे हमने एक सार्क तंजीम बनाई थी कि अगर हम सब मिल के चलें और मिलके काम करें तो मैं समझता हूँ कि उससे ये खित्ता बहुत तरक्की करेगा। और इस किस्म की जो वॉइसेस हैं या इस किस्म की जो जहनीत है वो इस खित्ते के, यानी इस खित्ते में जो सार्क के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साउथ एशिया के तमाम जो आबादी है, तमाम ममालिक हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, अशरफ भाई हमारे शो पर आए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि नया तालीमी साल शुरू हो गया है, बच्चों का मरकज़ लो, किताबें खरीदने का टाइम आ गया और नए टीचर से मिलने का भी टाइम आ गया है। कौन से स्कूल में जाएं और कैसे पढ़ाई करें ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आपको बताते हैं कि जी क्या कुछ हो रहा है, और हो रहा है कुछ इस तरह कि लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है उसका टाइटल जीत लिया है, और इनकी टीम है बहुत ज़्यादा खुश, और क्यों ना हो भाई, इन्होंने टाइटल जीता है। लिवरपूल ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। लिवरपूल ने अपने 34वें मैच में टॉटनहम हॉटस्पर को आउट क्लास किया। पहले हाफ में 3 गोल कर दिए, ये गोल डियाज, मैकलिस्टर और गेक्पो ने स्कोर किए, जबकि टॉटनहम हॉटस्पर का वाहिद गोल उसी हाफ में बना जो डी सोलंकी ने स्कोर किया था। दूसरे हाफ में लिवरपूल का चौथा गोल मोहम्मद सलाह ने बनाया, जबकि लिवरपूल का 5वां गोल ओन गोल था। तो जनाब इनकी टीम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है और जीत गई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, आपने टाइटैनिक जो है वो जहाज़, उसका नाम सुना ही होगा, और बल्कि सब लोगों ने ये मूवी भी जो है वो देख ही ली होगी, और इसके हवाले से ये भी पता चल गया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि जो ये जहाज़, इसका जो टुकड़ा है ज़मीन समंदर के अंदर, वो देखने के लिए जो है वो एक बाप बेटा भी गए थे, लेकिन वो जाबर ना हो सके। अब जो करंट अपडेट है वो ये है कि जी इंग्लिस्तान का बदनसीब बहरी जहाज़ टाइटैनिक जो 15 अप्रैल 1912 को बहरे ओकियानूस में डूब गया था,
अब इनमें जो बचने वाले लोग थे उनमें से एक मारूफ मुसाफिर भी था, जिसका तहरीर करदा ख़त गुज़िश्ता रोज़ नीलामी के दौरान $3,99,000 में, यानी कि 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद में फ़रोख्त हुआ है। ये वो ख़त है जो कि एक मुसाफिर इस टाइटैनिक जहाज़ के अंदर था, उसने लिखा था। इस खत को ऑक्शन हाउस हेनरी एल्ड्रिज एडिसन ने म्यूज़ियम ग्रेड करार कर दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन थी ये थी कि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कर्नल आर्ची जो उस वक्त 54 बरस के थे, उन्होंने जहाज़ के बारे में मुहतात अंदाज में इज़हार ख्याल करते हुए ये ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि जब ये सफ़र पूरा हो जाएगा तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो इनका लिखा गया ये ख़त अब मिल गया है और इन्होंने ये ख़त जो है इस जहाज़ से मेल के थ्रू भेजा था और अब ये 11 करोड़ पाकिस्तानी जो है उसमें फ़रोख्त हुआ है। तो इट्स अ बिग थिंग। जिन लोगों को इन चीज़ों का शौक़ है और जो लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हो गए या फिर इन चीज़ों को हिस्ट्री को देखने वाले लोग, उनके लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और इतना महंगा ख़त उस वक्त के जहाज़ से जब किसी ने लिखा हो, किसी मुसाफिर ने, तो ये बड़ी वाकई इट्स अ बिग न्यूज़। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं। नया तालीमी साल शुरू, बच्चों कमर कस लो। लेकिन भाई अब वालदैन, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, वालदैन भी खुश हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है वो थोड़ी सी कंप्लेनिंग वाली सूरत हाल भी हो जाएगी। और आज हम ये बात भी करेंगे कि किताबें काफ़ी हैं क्या, बच्चों को जो है वो अच्छे उस्ताद नहीं मिलने चाहिए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मुतशम भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ हैं यास्मीन। यास्मीन कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। और हमारे साथ जो हैं वो दानिश बलूच साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के। तो ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नया तालीमी साल जो है उसका अब आगाज़ हो गया। अब किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर साल यही होता है कि पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, नए टीचर से मिलने की भी खुशी होती है, एक ऐसी खुशी होती है कि पता नहीं आप कोई नई ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं, नई नई किताबें, खूबसूरत सा माहौल होता है और बड़ा एंथुजियाज़म होता है बच्चों के अंदर। लेकिन सर, क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी किताबें काफ़ी हैं, अच्छे उस्ताद नहीं होने चाहिए, अच्छी ग्रूमिंग नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से एक माहौल बना होता है न्यू एडमिशन्स का या दूसरी क्लास में जाने का, उस तरह से वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह पाती। बच्चे जो हैं कंप्लेनिंग हो जाते हैं, टीचर्स भी कंप्लेनिंग हो जाते हैं। क्या वजह देख रहे हैं आप? शुक्रिया। वजूहात खैर बहुत हैं, लेकिन इससे पहले मैं वजाहत करूँ, सिर्फ किताबें ही तालीमी इदारों में एक अहमियत नहीं रखती, बल्कि किताबें तो 25% ऑफ दैट स्टडी प्रोसेस है। हाँ। लेकिन 75 उसमें, जिसमें फिर मेजर पार्ट टीचर का रोल आता है, फिर इन्वायरमेंट है, बाकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ। हर अच्छे स्कूल में इन तमाम चीज़ों को खातिर में लाया जाता है और उसका वो एहतमाम करते हैं और बच्चों की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है। हाँ, बदकिस्मती जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जिनको अदराक नहीं कि आज भी वो किताबों में उलझे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक पूरे सिस्टम का और एक रियासत का काम है कि एक ऐसा निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करें जिसका हर स्कूल, हर इदारा पाबंद हो। लेकिन जो कोशिशें हर इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और अच्छे हम स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और दुनिया की मार्केट के लिए। ऐसा नहीं है कि जी अभी भी किताबों में उलझे हुए हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि किताब एक टूल ज़रूर है, लेकिन अब तो किताबों से दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में आ गई है। अब तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो उन गैजेट्स की मदद भी ली जा रही है। लेकिन उससे ज़्यादा ये कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिश्ता है और जो तरीक़ा तदरीस है, जो टीचिंग मेथड है, वो ज़्यादा मैटर करता है। पीपल आर फॉलोइंग दैट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मायूस कुन हालात नहीं है, अब वक्त बदल चुका है। ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर तो बहुत आगे आ चुका है और उन्होंने दुनिया के साथ अपने आप को यकसानियत जैसी एक तरीक़ाकार अपना लिया है। सही। अच्छा, आप बताएं यास्मीन, आप क्या कहेंगी कि बच्चों को किस तरह की ग्रूमिंग देनी चाहिए? जो पहले दिन एनर्जी लास्ट डे भी होनी चाहिए, उतनी खुशी भी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स लास्ट डे तक उतने खुश नहीं होते। कभी कोर्स की कंप्लेन होती है, कभी होता है कि जी हम भारी फीसें दे रहे हैं लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मतलब सारा फोकस फ़ीसों पर। पेरेंट्स आके ये कहते हैं जी ठीक है, जिस वजह से हमने जो है यहाँ पर एडमिशन कराया था बच्चों का, वो जो एसेंस है ना तालीम का, वो नहीं, रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। वो उसकी रीज़न ये है
कि वो रिजल्ट हमें इसलिए नहीं मिल पा रहा कि भाई हमने तो इसलिए इतनी फीसें दी थी कि यहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग भी हो जाएगी, यहाँ पर बच्चे कुछ सीखेंगे भी, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ होमवर्क ही मिलता है। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करूँगी आपकी बात से कि मेजॉरिटी अब यही है रीज़न कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। हमारे स्कूल्स में बिल्कुल यही चल रहा है। मैं सर की बात से इत्तेफाक करूँगी कि अब चेंजेस आ रही हैं। बहुत सारे हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें चेंजेस आ गई है, जिनको ये पता चल गया है कि डिजिटल लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है ना। तो जब दुनिया के साथ चलना है तो हमें अपने बच्चों को भी दुनिया के साथ चलाना है। और हम क्यों उस पुराने तालीमी निज़ाम को जिस पर सिर्फ और सिर्फ रट्टा था उसको छोड़ के क्यों हम इस तरफ नहीं आ रहे? जब हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, किताबों से सिर्फ किताबों की हद तक महदूद कर रहे हैं, उनको खुद अपनी सोच इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं दे रहे, तो वो बोर हो जाते हैं, उनको बोरियत होने लगती है, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। क्योंकि उनको जब हम डिजिटल लर्निंग की तरफ लेकर आएंगे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उनकी स्किल डेवलप होगी, उनके पेरेंट्स हैप्पी होंगे क्योंकि उनकी पर्सनल ग्रोमिंग भी होगी, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी और ग्रोमिंग भी होगी। बिल्कुल। हाँ। और ये हर इंसान को और हर बच्चे को चाहिए। जब हम एक निज़ाम लेकर चल रहे हैं कि उनको स्कूल आना है, बुक्स रीड करनी है, होमवर्क करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ डिजिटल लर्निंग की तरफ आ जाएं, उनको टूल्स दें, उनकी स्किल डेवलप करें, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि ओहो नई नई चीज़ें उनको सीखने के लिए मिल रही हैं, नए नई स्किल्स उनको सीखने के लिए मिल रही हैं, उनकी पर्सनल ग्रोमिंग हो रही है और वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ जो है हम सबको, अभी बहुत से स्कूल्स हैं जिन्होंने ये ऐड कर लिया है, लेकिन जो स्कूल्स ये ऐड नहीं कर पा रहे उन्हें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो हम अपने पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को जब तक तब्दील नहीं करेंगे हमारा मुस्तकबिल नहीं। बिल्कुल। मोहतशम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतशम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एनर्जी, जो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए वो नहीं रह पाती? पहले दिन आप देखें कितने शौक से पेरेंट्स जो हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जो कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी अपने बच्चों को जाते हैं और उनको जो है वो कोर्स दिला रहे होते हैं और एक खुशी अलग होती है। इनफैक्ट हम लोगों को भी अपना बचपन याद आ जाता है कि जब नया साल शुरू होता था तो किस तरीके से जो नई बुक्स हैं वो लेनी होती थी और किस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते थे। व्हाट डू यू से ऑन दैट? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बोर नहीं हो रहा या कोई भी मायूस नहीं हो रहा सिस्टम एंड पे। ऐसा उस वक्त होता है जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कमिटमेंट्स हम पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं या पेरेंट्स ने एडमिशन के टाइम पे जो कमिटमेंट्स या जो बातें हमसे की या जो स्कूल का इन्वायरमेंट उन्होंने चेक किया, उस लिहाज से जब आपकी स्टडीज़ डेवलप नहीं होती, वो मेंटेन नहीं होती, उस स्टैंडर्ड के टीचर सामने नहीं आते, तो फिर प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। दूसरी बात ये कि चेंज की ज़रूरत है, रेवोल्यूशन आ चुका है, चेंज हो रहे हैं सिस्टम, इन्वायरमेंटल चेंज भी हो रहा है, उसके बाद डिजिटल चेंज भी आ रहा है और फिर एकेडमिक चेंज भी आ रहा है। आज से गोया 4-5 साल पहले की स्टडीज़ और आज की स्टडीज़ में फ़र्क है। देखिए, आज का बच्चा मॉडर्नाइज है। आज से 10 साल पहले बच्चों को मोबाइल के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। आज वो हमसे ज़्यादा अच्छा मोबाइल को यूज़ कर रहा है। सिर्फ मोबाइल नहीं, बेसिकली वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो बात ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के मुताबिक सिस्टम को लेके चलेंगे, मॉडर्न सिस्टम लेके चलेंगे, अब दौर है विजुअल क्लासेस का, दौर है प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस का, दौर है इंटरनेट का, दौर है टेक्नोलॉजी का। अगर आप स्टडीज़ के साथ इनको फॉलो अप रखते हैं, जो आपके लेसन्स चल रहे हैं उनको आप थ्रो प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ करवाएं, ठीक है जी, उनके मुताबिक उनसे प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाएं, तो ये चीज़ें वो हमेशा के लिए लर्न कर लेते हैं। और फिर वो जब सिस्टम में इन होते हैं तो एंड ऑफ द ईयर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनको पता होता है इस सेशन में हमने क्या क्या किया। लेकिन अगर हम वही किताब और कॉपी और इस तरीके से चलेंगे तो अब वो सिस्टम ही नहीं है। हाँ, अब वो सिस्टम ही नहीं है। अब आपको प्रोजेक्टर्स के ऊपर भी उनको वीडियोस और क्लिप्स दिखाने, इंटरेक्टिव लर्निंग करानी है, आईसीटी लैब्स आ गई हैं, अब तो क्वेश्चन आंसर रोबोटिक्स का दौर आ गया है, उसके थ्रू बच्चा अपनी टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर रहा है, अपने माइंड को रिसेट कर रहा है। हाँ। और जो लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स, ये जो ट्रायंगल है पूरा 100% कम्प्लीट है, पूरा 100% कम्प्लीट है। अच्छा, इस सिलसिले में उस्ताद यानी टीचर किस हद तक हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? देखिए, टीचर तो एक मॉडल रोल है। हाँ, टीचर, देखिए टीचर, मैंने अभी जितनी बातें आपसे की, हाँ,
टीचर के अंदर भी तो ये सलाहियत होनी चाहिए ना कि वो इन चीज़ों को लेके चले। अब एक टीचर है, उसको खुद नहीं पता कि मैंने जो है डिजिटल दौर में कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है या टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। अगर हम उस लेवल पे नहीं जा रहे तो फिर तो हम पीछे रह जाएंगे। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट नहीं है हमने पढ़ाया और उन्होंने पढ़ लिया, वो पहले लेक्चर में समझ जाते हैं हमारे टीचर के पास कितनी नॉलेज है। क्योंकि आज का बच्चा तो ये सोचते हैं मैंने कौन सा सवाल करना है कि टीचर के पास जवाब ना हो, क्योंकि वो पहले से लर्न करके आ रहा है, टेक्नोलॉजी यूज करके आ रहा है, उसके जहन में 4 सवाल और हैं, वो कर रहा है। तो टीचर को सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा आज के एनवायरनमेंट के लिहाज से, आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देन वो बच्चे को सेटिस्फाई करेगा, देन आगे रिजल्ट प्रमोट होगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ जो है ना बहुत दफ़ा देखी भी गई है कि जिस तरीके से कहा कि टीचर्स तो सिर्फ एक रोल मॉडल, क्या होता है कि बच्चे जब बड़े स्कूल में जाते हैं और बहुत सारी जो फीसेस है वो वहाँ रहे होते हैं, और बहुत सारी फीसेस पे करने के बाद वालिदैन का भी उनके ऊपर एक तरीके से ये प्रेशर होता है, वालिदैन भी यही बात सोच रहे होते हैं, वालिदैन भी यही बात कर रहे होते हैं कि भाई अब हमने बड़े स्कूल में करा दिया है। बड़े स्कूल का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा फीस जाएगी, तो वो बच्चों को सब कुछ सिखा देंगे, वो बच्चों को शायद आदाब भी सिखा देंगे, वो बच्चों को जो है वो स्किल्स भी सिखा देंगे, वो बच्चों को तमीज़ भी सिखा देंगे, वो बच्चों को स्पोर्ट्स भी सिखा देंगे, बच्चों को सब कुछ आ जाएगा। क्या ये थॉट बिल्कुल ठीक है, और क्या वाकई ऐसा होता है कि बड़े स्कूल में जाने से बच्चों को सब कुछ आ जाता है, और जो बच्चे छोटे स्कूल्स में होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स का हिस्सा होते हैं, क्या वो उनसे पीछे होते हैं? इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की, नए तालीमी साल की, ग्रूमिंग की और उनकी एडवेंचर की, उनकी तफरीह की। कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि एडवेंचर भी कराते हैं, और एडवेंचर से मुझे याद आया, ये एक वीडियो है जो कि वायरल हुई है। ये कुछ लोग हैं, बॉयज़ हैं, जो कि एक एडवेंचर कर रहे हैं और इन्होंने देखना है क्रोकोडाइल। ज़रा देखें ये क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा कि है ना थोड़ा सा डेंजरस। अब क्या होता है कि ये एडवेंचर तो चले इन्होंने खुद प्लान किया और ये वायरल हो गया, और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की इस हवाले से बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे साथ एजुकेशनिस्ट और प्रिंसिपल और टीचर्स वगैरह बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सर इस तरह के एडवेंचर, बहुत सारे ऐसे स्कूल वाले होते हैं जो एडवेंचर पे लेके जाते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं, इस तरह के एडवेंचर पे अगर लेके जाएँ तो ये ठीक होता है? और पेरेंट्स बड़ा उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार करते कि नहीं हम नहीं भेज रहे पिकनिक पे बच्चों को, हम नहीं कहीं दूर भेज रहे। कराने चाहिए, करने चाहिए स्टूडेंट्स को इस तरह के एडवेंचर? अच्छा, इससे कभी कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। आपकी पहली वाली गुफ्तगू जो मोहतशम ने इसका रिस्पॉन्ड किया, टीचर जी, लेकिन नो डाउट कि टीचर एक की रोल है, लेकिन अब टीचर का काम सिर्फ टीचिंग नहीं रहा। अब टीचर का नाम भी बदल गया उसके काम के एतबार से। और अब टीचर जो है फैसिलिटेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया। टीचर जो है अब वो अपने सिर्फ ये नहीं कि वो खुद आके पढ़ा रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं मुझे उसे सिर्फ मॉनिटर करके एक कोऑर्डिनेशन का काम करना है, एक ब्रिज का काम करना है और उनके नॉलेज को एनहांस करना है। जिस टीचर ने ये बात समझ ली क्या मुझे चौक या मार्कर पकड़कर सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा नहीं, हमारी अकल और हमारी मालूमात, हमारी नॉलेज अब कम हो गई है मुकाबलतन उन 20 बच्चों के जो उस क्लास में मौजूद हैं। वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हमने सिर्फ उनके नॉलेज को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक आखिर में एक आउटकम निकालना है, ये टीचर का रोल रह गया है। अब आ जाए जी एडवेंचर। देखें एडवेंचर तो एडवेंचर होता है, लेकिन बाज़ स्कूल वाले ये रिस्क नहीं लेते अपने तौर पर। हर इंडिविजुअल का काम है कि वो, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आते हैं हमारा काम एडवेंचर करवाना नहीं होता। एडवेंचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे तो बात हो सकती है, लेकिन चूँकि स्कूल एक ज़िम्मेदार इदारा होता है, वो ऐसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जिसमें किसी भी ख़तरे वाली बात हो। इवन अगर हम पिकनिक पर भी ले जाते हैं तो 100 चीज़ें सोचते हैं कि जी खैरियत से ले जाना है, खैरियत से ले आना है, कंसर्ट फॉर्म भरवाना है और पूरी चीज़ मॉनिटर करना है कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए हम कभी किसी बीच पे नहीं ले जा सकते, हम किसी स्विमिंग पूल पे नहीं ले जा सकते कि कहीं भी कोई इंसिडेंट हो। तो ये पेरेंट्स अपने तौर पर, बच्चे अपने तौर पर कर सकते हैं, ये स्कूल वालों का काम नहीं। लेकिन जो एडवेंचर करें, थ्रिल है ज़िंदगी का, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बहुत सारे ये आपने एहतियात करनी है तो कोई नुकसान ना हो। सही। आप बताइए यास्मीन। बिल्कुल, एडवेंचर तो करने चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि उसमें एक मज़ा है और एक नई उमंग जाती है ना। सही। मतलब एक बच्चे थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं। सही। लेकिन उसमें बस एहतियात की जरूरत है, चाहे वो स्कूल ओनर्स हों या पेरेंट्स हों, तो उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की है और एहतियात की है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके साथ साथ जहाँ पे आपने बात की टीचर्स की, टीचर्स का रोल मैं समझती हूँ कि अब इस तरीके से बहुत सारे इदारों में हो भी गया है
कि सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं है, उनको तरबियत भी करनी है, ठीक है। उनको इस तरीके से बच्चों को लेकर चलना है कि उनको कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबक शुरू हो जाता है माँ की गोद से। सही सही है हाँ, ना? हाँ, तो हम बड़ों को भी और टीचर्स को भी सीखना है, ठीक है। नए तालीमी इदारे को सीखना है। सही है। जब हमें पता है कि हम डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम खुद सीखने लगेंगे ना, तो हम बच्चों को भी इजीली सिखा लेंगे, इजीली सिखाएंगे, क्योंकि हमें सीखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी एज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर हम किसी बच्चे से भी सीख रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। सही। अच्छा जी, मोहतशम भाई हमारे साथ मौजूद है। मोहतशम भाई, जल्दी जल्दी आपने तीनों सवालों के जवाब देने हैं कि भाई क्या होता है कि भाई बड़े स्कूल में करा दिया तो सारी जिम्मेदारी खत्म, एडवेंचर और लर्निंग प्रोसेस। देखिए, एडवेंचर होने चाहिए, लेकिन बच्चे के भी देखना चाहिए कि वो इसका फॉन्ड ऑफ है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे का माइंडसेट होता है वो अच्छा होता है। सही। दूसरी बात, एडवेंचर जरूरी नहीं है इतना डेंजरस हो, एज पर एज डिपेंड कर रहा होता है। सही। अब जो आपने वीडियो दिखाई, आई थिंक सो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, नॉट स्कूल गोइंग स्कूल, स्टूडेंट है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के एडवेंचर्स और होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वो यूनिवर्सिटी के भी होगा तो भी वो शाउट कर रहा है, तो भी वो मतलब पूरे केज में, लेकिन फिर भी वो शाउट कर रहा है। सेफ है, आप देखिए किसी किस्म का वो नहीं है, लेकिन जब तक खुद इंसान ना चाहे तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसमें खतरा होता है, डेंजर होता है। और जो बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं उनमें करा देने का मतलब सारी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की। देखिए, बड़े स्कूल का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सारे काम कर दिए। मैम देखिए, हम बड़ा स्कूल बोल किसको रहे हैं, बेसिकली स्कूल प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात कर रही है, वो डिपेंड करते हैं रेवेन्यूज के ऊपर। ओके, सही। ये जो बार बार फीस का वर्ड यूज होता है, आप जरा बड़े स्कूल की फी तो चेक करें। 25 to 30,000 उन स्कूल की फीस है जिन स्कूलों में तमाम फैसिलिटीज बड़ी आसानी से दे दी जाती हैं। सही। और वहाँ के जो पेरेंट्स भी माशाल्लाह 90 to 95% एलीट क्लास एजुकेशनलिस्ट होते हैं, सही, पढ़े लिखे लोग हैं, सही, डायरेक्टर और एचएम लेवल के लोग हैं, एचआर लेवल के, तो उनको पता है एजुकेशन कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, किस स्कूल के अंदर मैं इतनी फी दे रहा हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या दे रहे हैं, एकेडमिक्स में क्या दे रहे हैं, फिर एकेडमिक्स के अंदर मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर स्कूल की प्लेस कहाँ पर है, हाँ। उसको कहाँ पर रखा गया है, सेंट्रल में है, अच्छी पोश इलाके में है, या किसी गली कूचे किसी बराबर में कचरा कुंडी पड़ी है जो जहाँ पे छोटे छोटे स्कूल हैं। सही। अगर हम उनसे कंपैरिजन करेंगे एक 2000 वाले स्कूल को एक 30,000 वाले स्कूल से, तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कर ही नहीं सकते। सही। तो जहाँ पर इतनी आप फी पेड कर रहे होते हैं, तो उसी लेवल की आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं। तो इसलिए ये चीजें आपकी 70 to 80% कवर हो जाती है। बिल्कुल, पेरेंट्स इसीलिए हम जो कहते हैं ना बड़ा स्कूल, जब आप वहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट फीस दे रहे हैं तो वो आपको फैसिलिटी देंगे। और चाहे वो बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो, वहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बच्चे की तरबियत में जहाँ टीचर और स्कूल की जिम्मेदारी है, वहाँ पे पेरेंट्स की भी बराबरी की है। और मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को लाजमी अपने बच्चों को कुछ टाइम देना चाहिए, उससे तरबियत होती है। तरबियत हमें सिखाने से नहीं होती, जब बच्चे देखते हैं ना, वो है असल तरबियत। सही, बिल्कुल सर। मेरे नज़दीक बड़ा स्कूल बड़ी इमारत नहीं है और ज़्यादा फीस नहीं है। अच्छा। बड़ा स्कूल वो होता है जिसका काम बड़ा हो, अच्छा, जो आपको, आपकी सोसाइटी को, आपके बच्चों को बहुत कुछ दे रहा हो रिटर्न में। बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर जो बहुत कम फीस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आप हैरान हो जाते हैं लोग। मतलब आप देखें कि कुछ ऐसे छोटे स्कूल्स के भी बच्चे होते हैं जो इतने एक्टिव होते हैं, इतनी नॉलेज होती है। बहुत अच्छी बात की सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैंने तो यही बात की कि लोग हैरान हो जाते हैं कि कुछ छोटे स्कूल्स में भी इतने अच्छे टीचर। एनजीओज के अंडर बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत रिमोट एरियाज में 1500-2000 रुपए फीस लेकर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनके बच्चे निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ तक और प्रोफेशनल कॉलेजेस तक। मैं लियारी की मिसाल देता हूँ, लियारी में कौन सा बड़ा स्कूल है, लेकिन हैं वहाँ के बच्चे जो कि वहीं एक मेडिकल कॉलेज है जो वहाँ से बच्चे हर साल जाते हैं, वहीं यूनिवर्सिटी है, उन्हीं प्राइवेट स्कूलों से या गवर्नमेंट स्कूल के छोटे स्कूलों से बच्चे निकल कर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। खुद मेरा जहाँ इदारा है, मैं समझता हूँ मैं हर साल
चाहे वो NAD हो, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी हो, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज हो, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हो, हमारे बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो असल में काम बड़ा होता है। अगर कोई स्कूल 30,000 रुपये फ़ीस लेकर भी वो उस स्कूल में बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते। अच्छा, बदकिस्मती है, जितना बड़ा स्कूल होगा वहाँ तरबियत का उतना ही फुकदान आप देखेंगे। वहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्लेंट्स मिलेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे आपको अफसोस होगा उनको देख कर के जी क्या तरबियत हो रही है। वो सिर्फ तालीम दे रहे होते हैं, तरबियत नहीं कर रहे होते हैं। तो इदारा बड़ा अपने काम से होता है, ना कि बहुत बड़ी इमारत जिसमें बहुत बड़ा ग्राउंड। बहुत अच्छी बात की कि आप अपने काम से बड़े होते हैं। अगर आपका काम अच्छा होता है, आप एक बड़ी या छोटी इमारत में भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन अल्टीमेटली टैलेंट गोज ऑन। बहुत शुक्रिया। यास्मीन हमारे साथ थी, दानिश बलोच साहब हमारे साथ, और मोतशफ भाई आज हमारे साथ शो पे थे। आज का जो सेशन है ये कैसा लगा, इसकी ज़रूर आपने फीडबैक सोशल मीडिया साइट पर देनी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी मुश्किलात का हल किस में है। घर में लाल बेग आ गए हैं, खाने में नमक तेज़ हो गया है, या फिर गोश्त जो है आपका गल नहीं रहा, और आइसक्रीम में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे हल किया जाए, ये जानने के लिए हमारे साथ होंगी सबीन फातिमा। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। तो जनाब, आपने देखा कि आपने ये मेन्यू रखना है, और अब अगर आपके घर में हो गई है कोई परेशानी, जैसे कि आपको लगता है कि घर में बहुत सारे हैं मच्छर और बहुत सारे हैं लाल बेग और बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ें आपके घर में हैं, ऐसी मतलब चोटियाँ हो गई हैं या कोई चीज़, या फिर खाने से रिलेटेड आपको कोई हैक्स चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे साथ हैं सबीन फातिमा जो कि हमारे शो पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबीन हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक भी है और हमेशा की तरह बड़ी प्यारी भी लग रही है और बड़े प्यारा सा सूट भी पहन के आई हैं। अच्छा सबीन, ये बताएं कि जो लाल बेग वाला आपका था ना टोटका, भाई वो टोटका लोगों ने बड़ा पसंद किया और लोगों ने जो है वो बड़ा उसको अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि हमने किया, लेकिन अभी तक जो है लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि उसका रिजल्ट कैसा रहा। आपके पास आज क्या नया है हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए? वैसे तो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने लगी हूँ कि अगर बहुत सारी चींटियाँ हों घर में तो उसके लिए क्या किया जाए, और छिपकली अगर घर में आ जाए तो किस तरीके से उसको भगाया जाए? देखिए, हमारे पास चिमटियों का भी हल है, हाँ, छिपकली का भी हल है। जैसे कि आपने कहा, मैंने शायद जानवरों पे रिसर्च की हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आई थिंक टॉपिक यही आ जाते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के। कल मुझे याद आया, कल अम्मी मुझे कहती है मुझे बता दो वो जो गोलियों वाला बताया था ना कि लाल बेग कैसे खत्म होंगे, लाल बेग कैसे जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर ना आपकी बात करवा देती हूँ सबीन से, क्योंकि मैं खुद भूल गई थी कि आपने क्या बताया था, लेकिन पहले आप वो चींटियों वाला बता दें। अच्छा, चिमटियों का ये कि देखें, एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चिमटियों को बजाय इसके कि आप मारें, आप उनका जो ना रुख किसी और तरफ मोड़ दें। अच्छा, किसी और दिशा की तरफ, किसी और दिशा की तरफ रुख जो मोड़ना है जरा रुख जो मोड़ना है ना, वो आपको उसके लिए ना पाउडर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा बताया, बोरिक पाउडर लें, और बोरिक पाउडर के अंदर आप थोड़ी सी, अगर आपने थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो सॉल्ट शामिल कर लिया है बोरिक पाउडर के अंदर, उसकी आपको एक ना लाइन बनानी है। जिस तरफ चिमटियां आई हुई हैं, चिमटियां आई हुई, उस तरफ आपको एक दायरा बनाना है, या आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, और उसको आपने अपनी विंडो की तरफ से, या जो रास्ता आपके घर से बाहर की तरफ जा रहा है उस तरफ से आपने पूरा बिछा दिया बोरिक पाउडर। और उसके साथ अगर आपने उसमें कोई भी आप चाहें तो कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है वो चिमटियां मरती भी नहीं है और बाहर की तरफ मूव भी कर जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर उसमें थोड़ी सी कोई सा भी एसिड मिलाया है, कोई आप मिर्चे ही लाइक मिला दें बोरिक पाउडर के अंदर, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी चिमटियां। ओके, ठीक है, क्योंकि अच्छा पाउडर तो देखें आपको, पाउडर तो आते ही है, लेकिन पाउडर क्योंकि हमारे फूड में, हमारे किचन में खाने के लिए नुकसानदेह होते हैं। सही। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी ऐसी रेमेडी बताएं कि वो हमारे खाने में भी अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। अमूमन देखा है मैंने, बच्चे खेल रहे होते हैं और बोरिक पाउडर, वो ये जो एसिड वगैरह ये पाउडर डाला हुआ होता है तो वो नुकसानदेह हो जाता है। तो उसमें एहतियात के साथ आपने ये करना है कि बोरिक पाउडर जो है वो डाल देना है। अच्छा, बोरिक पाउडर के अंदर जो है ना, वो आपको या तो आप उसमें कोई मिर्चे डाल दें, लाल मिर्चे डाल दें, या आपने कोई भी इस तरह की कोई स्पाइस शामिल कर लिया, ताकि वो जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक तरीके से
मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मिर्चियों वाली चीज़ होती है ना, हाँ, हाँ। तो वो उससे या तो वो मर भी जाएंगी। वैसे ये ना मैं आपको एक वैसे बार- चींटियों को नहीं, ये होना चाहिए कि उनका रुख ही मोड़ दें। हाँ आप। वैसे मैं हाँ, आपको अपने रुख बचपन मोड़। की एक बात हाँ, शेयर कर देती हूँ हाँ, साथ बिल्कुल, साथ बिल्कुल। कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरा काम था बहनों में सफाई करने का घर की। सही। तो मैं सफाई करती थी, तो अब जहाँ मुझे चींटियां नजर आती थी मैं बड़ा परेशान होती थी। मैं कहती थी मैं इनको मारना नहीं चाहती, मैं क्या करूं। हाँ। तो मैं ना चीनी डाल के हाँ। और उनको एक रास्ता बनाती थी कि ये यहाँ से निकल जाए, तो फिर मैं उसको जगह को वॉश करूंगी। तो मेरा खासा लगाव रहा है चींटियों के साथ। हाँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी सेहत और जिंदगी के साथ बाहर मूव कर दें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अगर छिपकलियां आ जाएं तो क्या करें? देखिए छिपकली के लिए सबसे बेस्ट है कि अंडे का छिलका। हाँ। अंडे का छिलका अमूमन कहते हैं लोग कि ना अंडे का छिलका रखने से भी जो है वो छिपकली नहीं जाती। सही। वो छिपकली इसलिए नहीं जाती है क्योंकि अंडे का छिलका आप अगर सादा रख देते हैं तो वो चटक भी जाता है, टूट जाता है या गिर जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। अंडे के छिलके के अंदर आप जो है वो किसी भी किस्म का कोई सीमेंट टाइप का या बोरिक पाउडर में पानी मिला के उसमें उसको भर के और उसको जो है ना आप एक ऐसे लाइक शो पीस की तरह आप रख दें। हाँ। तो वो अंडे के छिलके और साथ में जो है वो उसमें कोई चीज अंदर उसके फिल करके और उसको जो है ना फ्लोर्स के ऊपर रख दें। हाँ। तो उससे ये होता है कि छिपकली आती नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी है छिपकली के लिए। बाज दफा होता है कि अंडा आपके घर में नहीं है तो आपको छिपकली को भगाना है। सही। तो उसको भगाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आपने ना मिट्टी का तेल लेना है। मिट्टी के तेल को आपने स्प्रे में डालना है और थोड़ा सा मिट्टी के तेल के अंदर आपने सिरका डालना है। ठीक है। मिट्टी के तेल में सिरका डाल के स्प्रे की बोतल। कौन सा वाला सिरका? व्हाइट वाला सिरका। अच्छा जी, व्हाइट वाला सिरका आपने मिट्टी के तेल में डालना है और उसको बोतल में लेके स्प्रे बनाना है और उसको आपने छिपकली के ऊपर मार देना है। अगर आपको लग रहा है कि छिपकली नहीं है और उस जगह से आ सकती है तो उस जगह पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप छिपकली के आने का इंतजार करें। सही। तो वो उससे पहले अगर आप वहाँ स्प्रे कर देंगे तो उन जगहों पे छिपकली नहीं आएगी। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों की आंखें ना रेड हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए क्या उसका इलाज करें? जो लेंस लगाने वाले लोग होते हैं या फिर गर्मियों में हम देखते हैं आशुब चश्म जो होता है, बहुत रेडनेस वाली स्वेलिंग, उसकी जरा जल्दी से शॉर्ट बस शॉर्ट ये है कि देखिए कोशिश करें कि जब आप इस तरह के चीजें कर रहे होते हैं केमिकल वाली, तो आप जो है या तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें या फिर जो है आप जो है वो मतलब मास्क लगा के करें। लेकिन अगर लोग अर्के गुलाब का भी कहते हैं, मैं यही कहने वाली थी, लेकिन फिर भी अगर आप ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं या करने के बावजूद आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, नुकसानदेह, तो अर्के गुलाब के साथ साथ आपने थोड़ा सा है अर्के कासनी लेना है। अच्छा जी, सही है। अर्के गुलाब के साथ, क्योंकि अमूमन ये होता है हम अर्के गुलाब इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारी आंखों में फिर भी रेडिश रहती हैं। तो उसमें आप अर्के कासनी भी थोड़ा सा मिला के और वो कॉटन के अंदर कॉटन लेंगे, कॉटन को उसमें डिप करके और वो अपनी आंखों के ऊपर जो है ना वो हल्का हल्का करके लगाएं, तो उससे आपकी आंखें जो है वो आंखों के ऊपर लगाना है। अच्छा जी, अर्के गुलाब के साथ अर्के कासनी जो है वो आपने डिप करके आंखों के ऊपर लगाएंगे तो उससे आपकी जो स्वेलिंग है आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत शुक्रिया सबीन हमारे शो पर आई और हमें जो है वो थोड़ी सी देर में बहुत सारे टोटके बताए। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में शेयर करेंगे कि किसी के लिए अपने आप को बदलना ठीक है। मेकअप करें, अपने लिए करें, ग्रूमिंग करें, अपने लिए करें, किसी और के लिए ना करें। आ रहे हैं थोड़ी सी देर में वापस हमारे साथ। वेलकम बैक। तो भाई आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन सी पर्सनालिटी मौजूद है ये मैं बताऊंगी, लेकिन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक आज हमारा ये है कि हम देखते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस मामले में कि उनको दूसरों के लिए सारी चीज़ें करना पड़ती हैं कि जी ठीक है, अगर किसी लड़के को कोई ऐसी लड़की पसंद है जिसके लंबे बाल भी होने चाहिए और उसकी जो है वो आँखें भी बड़ी होनी चाहिए, तो अब अगर बेचारियों की नहीं है तो वो फिर क्या होता है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस पे चले जाती हैं। तो ये सारी गुफ्तगू और किसी के लिए अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को चेंज करना किस हद तक जस्टिफाइड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी दोस्त भी हैं और हमारे शो की जो है वो कहना चाहिए कि रेगुलर गेस्ट भी हैं और आपकी फेवरेट भी हैं। फारिया, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो।
थैंक यू सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और भाई बड़ी प्यारी लग रही हैं आज आप, लुकिंग रियली नाइस। अच्छा जी, देखिए ये होना चाहिए कि जब भी आप अच्छे से रेडी हो रहे हों और कहीं जा रहे हों तो अपने लिए हों, मतलब ये नहीं अपने लिए तैयार हों और आपको जो पसंद वो करे। मतलब आप अगर अपनी दोस्त के शो पे आ रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अब अगर यही बात तकलीफ में मुब्तला हो जाए और किसी कोई इम्पोज करे आपके ऊपर तो कितना अजीब लगेगा फारिया। मतलब लड़कियां कितनी पेन से गुजरती हैं इन हालात में, सोचें। ऐसा बहुत हो रहा है आजकल, हाँ वाकई में कि हाँ। मतलब एक तो हसन भी कह सकते सब ऐसे, ये हसन अच्छी भी लग क्यों रही है, हाँ, ये भी तो ये है क्यों ना? अच्छी लग रही हाँ, है, हाँ, लेकिन हाँ, प्लीज डोंट चेंज योरसेल्फ हाँ। फॉर समवन। ये अच्छी बात अपने लिए करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है हाँ। आप प्लीज़ उसे अपने लिए अपनी हद तक ही रखिए। हाँ। ऐसा नहीं वो उसको अच्छा लगता है मैं उसके लिए चेंज होंगी, हाँ, वो उसको बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, सही। आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लग सारी रही चीजें होती अच्छी लगती हैं, आप सब कुछ अपने अंदर नहीं लेके आ सकते। ये बात आप समझने की कोशिश करें, जो बात हम कर रहे हैं कोडिंग्स में कोडिंग्स में बिल्कुल। अच्छा फारिया, अब एक लड़की का आ गया है रिश्ता, या फिर उसने लेनी है जॉब जी, या फिर उसने किसी भी क्राइटेरिया में अपने आप को फिट करना है, तो वो ये भूल जाती है कि वो कितनी टैलेंटेड है, वो ये भूल जाती है कि वो कितनी अच्छी फैमिली से है, वो ये भूल जाती है कि उसने कितना अच्छा पढ़ा है, सारा कुछ किया है। उसको एक चीज़ याद रहती है कि मुझे अच्छा लगना है और ये लड़का ऐसा चाहता है इसलिए मुझे ऐसे करना है। क्या कभी लड़कों से किसी लड़की ने कहा है कि बात सुनो, यहाँ पे एक डिम्पल लगवा लो, यहाँ एक डिम्पल डलवा लो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। काश मैं तो चाहती हूँ लेकिन- लड़के भी बुटॉक्स करवाएं, अपने होंठ बड़े बड़े करवाएं, जैसे हमें हदियतों से गुजारा जाता है। वही ना, मतलब लड़कियों के ऊपर तो लड़के इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि जी आप क्या करें, आप ये करें कि आप डिम्पल करवा लें, ये वाली टेक्नोलॉजी आई हुई है, हमें ऐसा पसंद है, हमें वैसी चीज़ें पसंद है। आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्यों इतनी अजियत में मुब्तला हो गई हैं, लड़कियां क्यों इतनी अजियत का शिकार हो गई हैं? सबा ये बेवकूफ़ हैं, ये देखें ये हाँ। बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं। हाँ। आप लोग नेचुरली लड़कियों को अल्लाह पाक ने कुदरतन खूबसूरत बनाया, बिल्कुल बनाया। आप ये जो आर्टिफिशियल हर चीज़ पे जाती कब तक है, कब तक है? हाँ, इतनी तकलीफ से पलके लगवाना, हटवाना, फिलर्स करवाना, चले ठीक है सही है, एक इस चीज़ का भी एक टाइम होता है, बट नॉट किसी के लिए करना। हाँ। क्यों आप फारिया, अपने लिए पता है करें। क्या, एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो आपको भी पता है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब रिश्ता आता है ना, या किसी को पता चलता है कि फलां जगह से हमारा रिश्ता आ रहा है, तो खुद घर वाले भी लड़कियों को लेके जाते हैं, उनका प्रोसेस करवाते हैं। जी ठीक है, थोड़े से होठ बेहतर करवा दिए, थोड़ी सी आंखें जो हैं वो उन्होंने जो उसकी शेप चेंज। हाँ, क्या शादी के बाद नहीं पता चलेगा उसी बंदे को कि एक्चुअल में बंदी कैसी है या क्या सूरत हाल है? और फिर क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है आपका बंदा कि वो सारा आपको इन प्रोसेस के ऊपर रखे और सारी ज़िंदगी जो है वो आप इन प्रोसेस में रहें? सबा ये चीज़ें तो लास्ट में रहती ही नहीं है। हाँ। ये एक ना एक दिन सामने आती हैं। जैसे कि अभी कुछ अर्से पहले इफ़ यू डू रिमेंबर, ये गोरा होने के वाले इंजेक्शन चले थे। हाँ। अब आप एक बात बताएं, हाँ। आपने लगवा लिए, बच्चे आपके फिर वैसे ही हो रहे हैं। हाँ। क्या आप कैसे इंजेक्शन लगवाने का? आपकी जीन्स से, जो आपके पेरेंट्स से आपको एक चीज़ आ गई है, वो आ गई है। हाँ। गोरा काला इन सब से निकलें। और मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज देना यही चाहूँगी हाँ। कि अपनी बेटियों को सबके सामने मत लाएं। हाँ, ये हर बिल्कुल वो सही। देखने आ रहे हैं, बेटी को ले आए, हाँ। फिर उनका मामू भी आएगा, फिर चाचा भी आएगा, वो भी बेटियों को देखेगा। हाँ। अपनी बेटियों को प्लीज सबके सामने नहीं लेकर आइए, नहीं ये लेकर अच्छी आए। चीज भी नहीं है, ना सही। इखलाकियात में भी है, ना हाँ। मजहबी तौर पर भी अच्छी बात नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, फिर ये बताएं कि ये जो लड़कियां हैं, इनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन होती है, ये हर फील्ड में बहुत बेहतरीन होती हैं, घर में जो ये प्रिंसेस होती हैं, ये कुछ ख़ास लोगों के लिए इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लेती हैं। बेशक वो उनसे शादी करें ना करें, एक रिश्ता आया उसके पीछे पड़ जाना, ये हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग बहुत बेहतर होते हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत गिरा लेते हैं किसी के सामने। अपने पेरेंट्स तक को जो है ना वो उनका सर झुका देते हैं कि नहीं हमने तो इसी जगह पर करनी है, या फिर आप हर टर्म एंड कंडीशन जो है वो सामने वालों इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ। और ये बहुत गलत बात है। हाँ। स्पेशली पेरेंट्स को तो कि बिल्कुल नहीं झुकाना चाहिए, वो सही। हमारा मान है, हमारी इज्जत उनसे है।
और ये बहुत बेवकूफ़ी करती हैं। देखें, जो आपको रिगार्ड करेगा वो आपके पेरेंट्स को भी रिगार्ड करेगा, पेरेंट्स को भी रिगार्ड करेगा। तो आप ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप नहीं, मैंने यही करनी है। देखिए, पेरेंट्स हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बाल अगर सफ़ेद किए वो धूप वाले नहीं किए। सही। और उनसे नाराज़ करके आप कैसे किसी के साथ खुश रह सकते हैं? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। हाँ, समहाउ कहीं ऐसा होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कहीं पेरेंट्स अपनी कहते हैं कि नहीं, जहाँ हम चाहेंगे वहीं होगी, हमें देखना ही नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर है। लेकिन ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है कि अगर आपके सामने अगर बेटी या बेटा आपके सामने अपनी पसंद का इजहार करते हैं, तो अगर देखें वो रिस्पेक्टेबल है तो आप प्लीज़ कर लें, लेकिन नहीं, अगर कोई पेरेंट्स ने कोई ऐसी चीज़ देखी है, नहीं बेटा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी अगर उसके लिए कर रहे हैं तो टाइम दीजिए, पेरेंट्स को भी टाइम, ये तो उसको प्रूव करने का टाइम दें। लेकिन ना ज़बरदस्ती पेरेंट्स को झुकवाना किसी के सामने, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से लड़के डिमांड करते हैं लड़कियों से कि भाई हमें तो ऐसी लड़की पसंद है, हम तो चाहते हैं कि बाल लंबे हों, तो अब किसी के बाल लंबे नहीं है तो उसने जाके एक्सटेंशन लगवा ली, ठीक है। अब इस तरह की डिमांड करते हैं कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो ऐसी आइज़ पसंद है, तो उसने जाके ट्रीटमेंट करवा लिया, यहाँ से उसने जो है वो स्किन टाइटनिंग करवा ली। लड़कियां अगर ऐसी डिमांड लड़कों से करने लगें कि समहाउ देखें हमें तो जो है ना वो यहाँ पे लड़कों के डिंपल अच्छे लगते हैं तो आप डिंपल डलवा के आ जाएं, हमें तो जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो स्किन टाइटनिंग अच्छी लगती है तो आप वो करवा के आ जाएं, आपको लगता है कि ये फार्मूला लड़कों के लिए काम करेगा? लड़के इजीली उस लड़की के साथ रह लेंगे, मान जाएंगे, वो कहेंगे तुम तो बड़ी डिमांडिंग हो, तुम्हें तो प्यार नहीं है। लड़के यही कहते हैं ना कि जी हम तो ऐसे ही हैं, तो फिर लड़कियाँ लड़कों को ये बात क्यों नहीं कह सकती कि हम जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, हमारा कद छोटा है, हमारा कद बड़ा है, हम जिस तरह के भी हैं हमें उसी हाल में एक्सेप्ट कीजिए और आगे तक भी हमारे साथ उसी रियलिटी में रहिए। क्योंकि ये जो बहुत सारी लड़कियां जो कि जिनके रिश्ते आते हैं, जो उससे पहले ट्रीटमेंट करा लेती हैं, उसके बाद जब उनके हस्बैंड्स को पता चलता है अच्छा जी तो तुम तो शादी से पहले तो तुम तो बड़ी गोरी थी, हाँ मैं तो कभी नहीं, तो ये वाली जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, इससे किस तरीके से लड़कियां बचे, किस तरीके से बचा जा सकता है? वैसे तो देखें, द गर्ल्स दे आर नाउअडेज दे आर सो स्मार्ट, हाँ, ठीक है ना, हाँ, उन्हें भी ये चीज़ पता है कि भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल जो अब तक ये चीज़ें फेस कर रही हैं, होश में आ जाएं, होश के नाखून ले लीजिए। हाँ। जो अभी आपके साथ कर रहा है वो आपको वैसे भी वो किचन में ही रखेगा, हाँ। ठीक है, वो आपको बच्चों में पता है, वो दूसरी तीसरी फिर उस दूसरे के लिए करेगा। हाँ। जो अभी से देखें कितना डिमांडिंग कर रहा है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ आगे तक सिंसियर रहेगा? जो डिमांडिंग है वो आपके लिए टॉक्सिक है, उनसे दूर रहिए, सही बात है। क्योंकि इतनी जो लड़के इतनी डिमांड कर रहे हैं तो वो बाद में फिर किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे आपके साथ, और यही रीज़न होती है बाद में कॉन्फ्लिक्ट की भी फारिया। बिल्कुल, क्योंकि देखें अब होता क्या है, शादी एक प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। हाँ। अब वो बोटॉक्स फिलर्स वो एक वक्ती तौर पे देखिए सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हाँ। लेकिन लड़का क्या चाहता है, मेरा घर देखे, हाँ ठीक है, मैं जब आऊँ मेरे लिए खाना अच्छा बना के रखे, हाँ। ये स्किल्ड, अब वो ये सारी अभी उसको ये बाद में पता चलेगा, हाँ। लेकिन उसकी पहले डिमांड क्या है कि अच्छी हो, खूबसूरत हो, प्यारी हो। हाँ। अब ये वाली स्किल तो अगर फर्स्ट करे उसमें ना निकले, हाँ। फिर वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। हाँ। तो प्लीज़ जो अच्छी हमारी इतनी सारी स्किल्ड बच्चियां हैं, हाँ। जो घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन वो अपने समझे एक किसी के इतने वसाइल नहीं हैं, हाँ। जो ये चीज़ें नहीं करवा पाती, इसको प्लीज़ वो ना करें। जैसे कि उस पर पर्दा है, वो पर्दा कैसे उठेगा, आप उनको चांस तो दीजिए। शादी उनकी जब होती है वो इतना अच्छा घर संभाल सकती हैं, हाँ। हर चीज़ आपकी मॉडर्निज्म, हाँ। और आपका मतलब मॉडर्न कपड़े पहनना, बोटॉक्स फिलर नहीं होता है, आपका सलीका मंदी भी बहुत, ये बिल्कुल ये घर तो यही चीज़ें बनाती है ना, हाँ। सलीका मंदी बनाती है, या ये बोटॉक्स से बनाएंगे मेरे घर भी। सही। चले जी, बहुत अच्छी बात की फारिया ने, बहुत शुक्रिया फारिया, आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट्स पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।